वर्क एनर्जी थ्योरम करने की जरूरत नहीं है बेटा, सिलेबस में नहीं है 9th क्लास के। एनसीईआरटी लखमीर सिंह कहीं पर भी नहीं दे रखा। हाँ छोड़ देना इसको। कौन से सारे हैं? चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, वैसे 11th क्लास में करवाया जाता है ये। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन ऑन अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम पर अगर हम काम करते हैं तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी उसके इक्वल होता है। बता दूंगा, एक स्टेटमेंट है वही नोट करना है। चलिए अब इसमें हम ये देखते हैं कि जब भी कभी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही ड्रॉप करा जाता है सिंपली, तो हम ये कहते हैं कि उसकी जो इनिशियल एनर्जी, इनिशियल जो उसका वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, अब उस पर जो काम कर रहा है एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से लग रहा है? ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। ग्रेविटी उसको लगातार एक्सेलरेट करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तो जैसे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 होती हैं। पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन अगर हम ग्रेविटेशनल मोशन की बात करते हैं, जहाँ पर फ्री फॉल की बात होती है, फ्री फॉल का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को लिया और लेकर हमने ऐसे ही ड्रॉप कर दिया, तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन के कंटेक्स्ट में ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब ब्रैकेट में एक चीज नोट कर लीजिए आप कि फॉर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन का मतलब क्या है? अपवर्ड मोशन का मतलब ये है कि मैंने किसी बॉल को लिया या किसी ऑब्जेक्ट को लिया और नीचे से ऊपर फेंक दिया। तो अपवर्ड मोशन के केस में क्या होता है? अपवर्ड मोशन के केस में ये जो ए है ना, एक्सेलरेशन, इसको हम लेते हैं माइनस जी के इक्वल। ए इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, अपवर्ड मोशन के केस में ए इज इक्वल टू माइनस जी। अपवर्ड मोशन के केस में जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो हमारी 0 होती है, याद रखिएगा। हमने किसी भी बॉल को लिया नीचे से और ऊपर फेंक दिया, तो वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है और अल्टीमेटली वो ऊपर टॉप पॉइंट पर जाकर रुक जाती है, एक इंस्टेंट के लिए रुकती है। तो इसका मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट का अपवर्ड मोशन होता है, फिर टॉप पोजीशन पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती अपवर्ड मोशन के केस में। क्यों? क्योंकि हम पूरी ताकत लगाकर उसको ऊपर फेंकते हैं। तो अगर हम पूरी ताकत लगाकर ऊपर फेंक रहे हैं तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। समझ गए? इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी वैल्यू उसकी। अच्छा, अब यहीं पर अगर मैं डाउनवर्ड मोशन की बात करूं, फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑब्लिक फ्री फॉल ऑब्लिक ड्रॉपिंग, डाउनवर्ड मोशन हो, फ्री फॉल हो, या किसी ऑब्जेक्ट को लेकर हमने ऐसे ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया ऊपर से नीचे, तो उस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक तो एक्सेलरेशन स्मॉल जी के बराबर होगा, एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगा। दूसरा, हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसमें जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव जी प्लस जी के इक्वल होता है। अब प्लस जी की वैल्यू हमें मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा किसी क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि आपको 10 लेना है तो तब आप 10 लेंगे, नहीं तो जब तक मेंशन ना करा जाए आपको 9.8 ही लेना है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे। और अगर आपके सैंपल पेपर में कोई क्वेश्चन हो जो ना हो रहा हो तो वो बता देना इसका। टू एस्टिमेट द हाइट है कोई, करवाऊँ सैंपल पेपर में से, करवाऊँ क्वेश्चन इसका? फ्री फॉल का अगर आपको करवाना हो, ग्रेविटेशन का बता दूँ मैं। अर्थ और सन वाले है ना, तो पहले ये 1-2 क्वेश्चंस करते हैं फिर वो वाला भी करा देता हूँ।
वो उसमें हमारा F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। नोट करिए, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज to estimate the height of a bridge over a river, a stone is dropped freely in the river from the bridge. A stone is dropped freely in the river from the bridge. In the river from the bridge, full stop. The stone takes 2 seconds to touch the water surface. The stone takes 2 seconds to touch the water surface. To touch the water surface in the river. Water surface in the river. Calculate the height of the bridge. Calculate the height of the bridge from the water level. Height of the bridge from the water level. ब्रैकेट में मेंशन कीजिए g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ये देखिए, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज, तो ये समझिए कि कोई एक ब्रिज है और उस ब्रिज की हमको हाइट जो है वो एस्टिमेट यानी कि फाइंड आउट करनी है। तो हमने कहा कि ये नीचे जो है यहाँ पर ऐसे रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, ये रिवर है और यहाँ कोई एक ब्रिज है, इस तरीके से ऊपर ब्रिज है। अब हमने ब्रिज का जो ये टॉप पोजीशन है, यहाँ से हमने एक स्टोन को नीचे ड्रॉप कर दिया, यहाँ से स्टोन को नीचे ड्रॉप कर दिया। जब हमने स्टोन को ड्रॉप कर दिया नीचे, तो ये बोल रहे हैं टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज, द स्टोन टेक्स 2 seconds टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर। जो स्टोन है वो ऊपर से और वाटर सरफेस तक टच करने में उसको कितना टाइम लगता है? 2 seconds लगते हैं, ठीक है। ये जो इसकी हाइट है इसको हमने बोल दिया h। अच्छा, टाइम कितना है? टाइम है 2 seconds। अगर मैं ऊपर वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ कि किसी स्टोन को मैंने ऊपर से नीचे ड्रॉप करा, तो ये जो h है यही तो इसका डिस्टेंस कवर्ड हो गया, डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि हम s को क्या बोल देंगे? s को बोल देंगे h। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो हम a को क्या लेते हैं? प्लस g। तो a क्या हो गया? पॉजिटिव g, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को m ऑब्लिक s का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर m s की पावर -2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, ठीक। उसके बाद ये बोलते हैं कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। तो आप ये देखिए कि अगर किसी को ड्रॉप करा गया है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। मेरे पास u, t, s, a ये 4 वेरिएबल हैं, इनमें एक अननोन है s, तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? सेकंड इक्वेशन। तो आप यहाँ नोट करें, अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आंसर 21.6 मीटर आ रहा है। आंसर इसका आ रहा है 19.6 मीटर। चेक करो, 19.6। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ हो।
S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब S क्या है, h, u क्या है 0, 0 इंटू टू प्लस हाफ एक्सेलरेशन 9.8 इंटू टाइम कितना है 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 इंटू 2 कितना हो गया 0, और 9.8 2 से कितना हो गया 19.6 मीटर, 19.6 मीटर। बताइए बेटा क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, आन्या, जानवी, कुशाग्र, सिमर, यस सर। विधि, सभी को क्लियर है? पार्थ, यस सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, क्वेश्चन 2, when a ball is thrown vertically upwards, comma, it goes through a distance of 19.6 meter. It goes through a distance of 19.6 meter. It goes through a distance of 19.6 meter. Full stop. Find the initial velocity of the ball. Find the initial velocity of the ball. Find the initial velocity of the ball and the time taken by it to rise, and the time taken by it to rise to the highest point, to the highest point. इन्होंने दे रखा है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू इन्होंने हमको दे रखी है। अब देखिएगा कि इसमें कैसे करना है। ये क्वेश्चन जो है इसमें ये आपका बोल रहा है अपवर्ड मोशन की बात है, क्योंकि यहाँ पर बॉल को लेकर और ऊपर की तरफ फेंका जाता है। तो व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर। इसी बॉल को जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 19.6 मीटर। यानी कि इस क्वेश्चन में देखिएगा s कितना दे रखा है 19.6 मीटर, s मतलब हाइट 19.6 मीटर। फिर वो बोलते हैं फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। मुझे इनिशियल वेलोसिटी बतानी है, तो हम नहीं जानते कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, लेकिन हमें इतना पता है कि वो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होने वाली है। क्यों? उन्होंने बोला एट द टाइम टेकन बाई इट टू राइज टू द हाइएस्ट पॉइंट। अच्छा, टाइम भी निकालना है, तो ठीक है, टाइम भी निकालेंगे। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बॉडी जो है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर बॉडी की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो v इज इक्वल टू 0 हो गया। और एक चीज़ और कि एक्सेलरेशन, जब बॉडी का अपवर्ड मोशन होता है तो अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन कितना लेते हैं हम, -g। -g का मतलब क्या हो गया, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सर 19.6 मीटर स्क्वायर है। चलिए देखते हैं अभी। अब आप ये देखो कि यहाँ पर मुझे दो चीज़ें निकालनी है, v निकालना है, t निकालना है, सॉरी u और t निकालना है। तो आप ये देखो s v a, s v और a है, s v और a हमारे पास है, तो u आ जाएगा। कौन सी इक्वेशन लगाऊं, थर्ड इक्वेशन। नोट करें, अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर v कितना है, 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है -9.8 इंटू एस कितना है 19.6। 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, 2 इंटू 9.8 हो जाएगा 19.6, तो -19.6 इंटू 19.6। यू स्क्वायर को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 19.6 का स्क्वायर, माइनस से तो माइनस कट गया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 का स्क्वायर हो गया, तो यू कितना हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया 19.6 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। इसके बाद आप देखिएगा फिर वो पूछ रहे हैं कि आपको टाइम भी निकालना है, तो अब मेरे पास u आ गया, v है, u है, a है, तो t निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन सर 2 सेकंड आ रहा है। सेकंड इक्वेशन से भी आ जाएगा, हर एक कोई भी लगाओ आ जाएगा जिसमें भी t आता हो। अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हाँ जी, v क्या है यहाँ पर 0, u है 19.6 प्लस a है माइनस का 9.8 इंटू टी, ये है -9.8 t, 19.6, ये हो गया -9.8 t, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 9.8 t इज इक्वल टू 19.6, तो t इज इक्वल टू 19.6 अपॉन 9.8, 9.8 वन जा 9.8 टू जा, तो t इज इक्वल टू हो गया 2 सेकेंड्स, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, थर्ड क्वेश्चन में नोट कीजिए, अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स, a cricket ball is dropped from a cricket ball is dropped from a height of 20 meters, full stop. Calculate the speed of the ball. A part है, calculate the speed of the ball when it hits the ground. Calculate the speed of the ball when it hits the ground. B part है, calculate the time it takes to fall through this height. Calculate the time it takes to fall through this height. G is equal to 10 meter per second square. A cricket ball is dropped from a height of 20 meters. एक क्रिकेट बॉल है, उसको 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो S जो है वो है 20 मीटर। Calculate the speed of the ball when it hits the ground.
तो अगर किसी भी बॉल को ऊपर से नीचे ऐसे ड्रॉप कर दिया जाता है तो इसका मतलब डाउनवर्ड मोशन है। अच्छा, जब ड्रॉप करेंगे तो इसका मतलब u कितना होगा, 0। भाई डाउनवर्ड मोशन में u की वैल्यू 0 और a की वैल्यू g। तो a इज इक्वल टू कितना है, g, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास s, u और a तो है। वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। और बी पार्ट में कैलकुलेट द टाइम, ठीक है। एक काम करें, पहले टाइम भी निकाल लेते हैं, या स्पीड भी निकाल सकते हो, कोई नहीं, स्पीड निकालना। v कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। इसका मतलब क्या है कि वो उसकी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं। जब वो बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो ऊपर से नीचे जब वो आएगी तो उसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और जब स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो वो यही पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, यानी कि वो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं। ये क्लियर है सभी को? क्लियर है? हाँ। तो इसका मतलब ए पार्ट में हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, बताओ जरा। वी यू ए एस, कौन सी इक्वेशन? थर्ड हो गई, ठीक है। तो अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v square is equal to u square plus 2as। v square is equal to 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20। तो बेटा v स्क्वायर कितना हो गया, 400। और 400 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई स्पीड ऑफ द बॉल विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि उसको इतना नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट। तो अब मेरे पास v है, u है और v, u और a है, तो t ना निकाल सकता हूँ। अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v कितना है, 20, u है 0, a कितना है 10 और t, तो 10 इंटू टी इज इक्वल टू 20, तो 10 टू ज़ा 20। तो t इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 2 सेकेंड्स। समझ रहे हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं बेटा, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। A ball is thrown up with a speed of 15 meter per second. With a speed of 15 meter per second. Full stop. How high will it go? How high will it go before it begins to fall? Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। So actually, I also put in the one of the maths questions. So sir, can I write the question in the chat box? मैथ्स क्वेश्चंस आपका एग्जाम कब है? Sir, 21. 21 को एग्जाम है, ठीक है, लिख कर भेज दो मेरे को। या अगर कंफर्टेबल हो तो व्हाट्सएप कर दो मुझे। Okay, sir. हाँ। How high will it go before it begins to fall?
इसमें भी इन्होंने बोला है कि जी आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A ball is thrown up with a speed of 15 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को लिया और ऊपर फेंक दिया 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। मतलब क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना, तो वो जैसे 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 ऊपर जाता है तो वो अपनी टॉप मोस्ट पोजिशन पर पहुंचता है, एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट में आता है और फिर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो वो यही पूछ रहे हैं हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, मतलब नीचे गिरने से पहले वो कितना मैक्सिमम ऊपर तक जाएगा, वो ये पूछ रहे हैं। समझ गए? तो मैक्सिमम हाइट पूछ रहे हैं। मैक्सिमम हाइट मतलब डिस्टेंस आपका एस पूछ रहे हैं कि एस बताइए। जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो एक्सेलरेशन कितना लेते हैं हम, माइनस जी हो गया -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, और उसको इनिशियल स्पीड इसकी 15 है, फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। USAV कौन सी इक्वेशन लगाओ बोलो? थर्ड इक्वेशन, ठीक है, लगाइएगा। अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। Apply third equation of motion. V square is equal to U square plus 2AS. V कितना है 0 का स्क्वायर, U कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -9.8 इंटू S। -19.6 S को इधर ले आओ, 19.6 S is equal to 225 अपॉन 19.6, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपकी आ जाएगी 11.4 मीटर। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए बस।
चलिए जी, अब जो आपके स्कूल में बताया गया वर्क एनर्जी थ्योरम वो करा देते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम नोट करें, इसमें है इट स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, it states that the work done by a force acting on a body is equal to the change produced in the kinetic energy of the body is equal to the it states that the work done by a force acting on a body is equal to the change produced in the kinetic energy of the body is equal to the change produced in the kinetic energy of the body. किसी भी बॉडी पर जो हम वर्क करते हैं वो वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। हालांकि अगर गैसेस की बात करते हैं तो उसमें इंटरनल एनर्जी भी आ जाती है। हमारे सिलेबस में उतना सब कुछ तो है नहीं, ये भी नहीं है। ये देख लो 11th की बुक में से करा रहा हूँ, ये रेफरेंस बुक फॉर क्लास 11, पता नहीं क्यों करवाया आपके, लेकिन चलिए मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने ये बोला स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। तो स्टेट का मतलब तो ये आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लिखनी है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, इतना। उसके बाद हम ये कहेंगे एज पर थर्ड इक्वेशन, as per third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as. v square is equal to u square plus 2as. v square is equal to u square plus 2as. अब आप क्या करिए, इस u स्क्वायर को इधर ले आओ, ऐसे करो कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। पलट कर लिख दीजिए कि 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, लिखा जा सकता है। अब ये जो 2as को इधर ले जाओ तो as इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो गया। तो ये करने के बाद में फिर आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ये समझ में आ गया भाई। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इधर ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा इस तरफ जाकर, ठीक है। फिर इधर आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय मास, multiply both sides by mass of the body, small m. तो small m as is equal to a into s पहले से ही था, m आउट कर दिया यहाँ पर, हाफ m ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स, सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, तो f इनटू s। ये जो हाफ m है इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई करें, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m को u स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करो तो हाफ mu स्क्वायर। बेसिकली मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप ये देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन।
ठीक, तो ये हो गया वर्क डन। हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, तो अगर इसमें हाफ एम वी स्क्वायर अगर मैं फाइनल वेलोसिटी ले रहा हूँ तो इसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे, के और सब्सक्रिप्ट में लिख दो एफ। के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, एफ का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी लूंगा तो क्या हो जाएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलेंगे? के आई, के और सब्सक्रिप्ट में आई, बस ये हो गया। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमारी अगर आज जो उम्र है वो 15 साल है, तो आज से 3 साल पहले हमारी उम्र कितनी थी? या आज हमारी उम्र 15 साल है, कुछ टाइम पहले हमारी उम्र 12 साल थी, तो आज वाली उम्र को फाइनल उम्र, फाइनल एज माना जाए, और कुछ समय पहले वाली एज को इनिशियल एज माना जाए। तो फाइनल एज में से इनिशियल एज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? चेंज इन माई एज। कि 3 साल जो है, ये 3 साल क्या है? ये एज में चेंज आया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहती है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, या वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सीधा सीधा ये बोल दीजिए, ठीक है। ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम था। उसके बाद देखिएगा जो आपके सैम्पल पेपर में क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, जिसमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, सेक्शन सी में देख लीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 200 मीटर, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। 4 नंबर का है। इसमें वही वाला दिखाना है जिसमें हम 3 अलग अलग हाइट लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मैंने प्रूव करवाया था, वो पूछ रहे हैं यहाँ पर 4 नंबर में, तो ये वाला कर लेना, ठीक है। और कहाँ पर है वो वाला क्वेश्चन जो तुम बता रहे थे? इसमें तो नहीं दे रहे। अच्छा, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, है ना, यही वाला। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है। तो सही बताऊं तो ये थोड़ा टफ दे दिया इन्होंने क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने इसमें कोई डेटा नहीं दिया है आपको, क्योंकि यहाँ पर इनको अर्थ का रेडियस भी देना चाहिए था, सन का रेडियस भी देना चाहिए था, वो दिया नहीं है। अर्थ का रेडियस तो आपका होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, है ना, लेकिन सन का रेडियस तो पता नहीं। चलिए देखते हैं। अर्थ का और मून का दे रखा है यहाँ पर। कोई बात नहीं, इसमें दे रखा है लकमीर में सारे क्वेश्चन हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या है। एक क्वेश्चन नोट करिएगा, ये प्रेसिडियम वालों के सैम्पल पेपर में दे रखा है और इन्होंने डेटा दिया नहीं है, तो जो स्टैंडर्ड डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद करके चले जाना। 2 नंबर का क्वेश्चन है। वंश भेजा तुमने क्वेश्चन? वंश क्वेश्चन भेजा तुमने? नहीं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। Calculate the gravitational force between
द अर्थ एंड द सन, बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो इसमें बस यही दे रखा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इन्होंने कुछ और दिया नहीं है। तो आपको ना कुछ वैल्यूज़ इसमें खुद से याद करनी है। क्या? एक तो मुझे मास ऑफ अर्थ पता होना चाहिए और एक मास ऑफ सन पता होना चाहिए। तो नोट करिएगा, इसमें लकीर में ये चीज़ दे रखी है, मास ऑफ सन इज 2 × 10⁻30 किलोग्राम। मास ऑफ सन इसको बोल दीजिए m1, 2 × 10⁻30 किलोग्राम, और मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24। सिक्स इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज is 1.5 × 10⁸, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। ये जो 3 वैल्यूज हैं इनको लर्न कर लेना। और फिर आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल जी। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ठीक है, अब आप F = एक फॉर्मूला जानते हैं, Gm1m2/r²। आपको ये फोर्स की वैल्यू निकालनी है। G कितना है? 6.67 × 10⁻⁻11। m1 कितना है? 2 × 10⁻30, 2 × 10⁻30। m2 कितना है? 6 × 10⁻24। और डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है ना। तो इसको क्या करना है, देखिए जो हमारा मास की जो SI यूनिट है वो तो किलोग्राम ही होती है, उसको ऐसे ही रहने दो। और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर खत्म हो जाएगा। तो 1.5 × 10⁻11 हो जाएगा। समझ गए? डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर, तो 1.5 × 10⁻11 और इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी। अब Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। So the distance is 1.5 × 10⁻11. हाँ, ये 1.5 × 10⁸ किलोमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसलिए 10⁸ × 10⁻3 क्या हो गया, 10⁻11। ठीक है, समझ गए? इज इक्वल टू 6.67 × 12, 2 6 12, और 10⁻30 + 10⁻24 कितना हो गया, 10⁻54। 54 - 11 कितना हो गया, 43। तो 10⁻43 अपॉन 1.5 का स्क्वायर कितना हो गया, 2.25, और 10⁻11 का स्क्वायर क्या हो गया, 10⁻22। मैं इसको फटाफट कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना एग्जाम में सॉल्व। $35.57 35.57
मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 43 और ये 22 ऊपर चला गया तो 43 माइनस 22 35.57 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 माइनस 2 हो गया 1 4 माइनस 2 हो गया 2 21 न्यूटन। ये याद रख लेना बेटा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें ये आप डेटा याद रखना कि मास ऑफ सन कितना होता है 2 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर होता है। तो उसमें हमने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा ताकि वो ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, और बताइए और किसी बच्चे का कोई डाउट हो? वर्क वाला है कोई क्वेश्चन है? सर आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन शेयर करेंगे। अभी देखता हूँ। अच्छा, वर्क वाले में एक क्वेश्चन नोट करिए। A body of mass 1 kilogram is placed at a distance of body of mass 1 kilogram is placed at a distance of 2 meter is placed at a distance of 2 meter from another body of mass 10 kilogram from another body of mass 10 kilogram, full stop. At what distance from the body of 1 kilogram? At what distance from the body of 1 kilogram? Another body of mass 5 kilogram, comma, another body of mass 5 kilogram be placed so that the net force of gravitation be placed so that the net force of gravitation acting on the body of mass 1 kilogram acting on the body of mass 1 kilogram is 0. A body of mass 1 kilogram is placed at a distance of 2 meter from another body of mass 10 kilogram. तो ये भी जो क्वेश्चन है वो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है। कोई दो बॉडीज अगर रखी हुई हैं, उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, तो इसका मतलब उनके बीच में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फंडा लगेगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो निकालेंगे वो एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकलेगा। तो अब आप देखिएगा कि एक बॉडी है M1, इसका मास है 2 किलोग्राम, दूसरी बॉडी है M2, इसका मास है 10 किलोग्राम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल r लेते हैं दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस, वो मुझे नहीं पता कि कितना है।
at what distance from the body of mass 1 kilogram another body of mass 5 kilogram be placed so that the net force 5 kilogram कहाँ से मिला? ये तो 10 था. 2 meter from another body of mass 10 kilogram. ठीक है. 1 kilogram another body of mass 5 kilogram be placed so that the net force of gravitation acting on the body of mass 1 kilogram is 0. देखिए जी, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक बॉडी है m1, उसका मास है 1 किलोग्राम, और एक बॉडी है m2, उसका मास है 10 किलोग्राम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 2 मीटर, ये इन्होंने बोला। फिर इन्होंने कहा कि इस वाली बॉडी से एक तीसरी बॉडी, उसका मास है m3, कि इसको कितने डिस्टेंस पर रखा जाए, और इसका मास है 5 किलोग्राम, इसको कितने डिस्टेंस पर रखा जाए कि इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दो बॉडीज़ जो हैं उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो जो हैवी बॉडी है वो लाइट बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका होता है। तो आप ये सोचिएगा कि जितना ये अट्रैक्ट कर रही है उतना ही ये अट्रैक्ट कर ले, तो ये हिलेगी नहीं ये वाली बॉडी। जितनी ताकत ये लगा रही है, फोर्स जितनी ये लगा रही है, उतनी ही फोर्स ये वाली बॉडी भी लगा दे, तो दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रही है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। और जब वो कैंसिल कर देंगी तो हम ये कहेंगे कि हमारी ये वाली बॉडी जो m1 है ये बॉडी रेस्ट में रहेगी। समझ गए? ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि यहाँ से फॉर m1 टू बी एट रेस्ट, force between m3 and m1 is equal to force between m3 and m1 is equal to force between m1 and m2, m1 and m2। ये मैंने between लिखा है, force between m1 and m2, और ये है फोर्स बिटवीन m3 एंड m1। तो अब देखिएगा m3 और m1 के बीच की फोर्स क्या हो जाएगी, कैपिटल G m1 m3 अपॉन r स्क्वायर, और m1 और m2 के बीच की फोर्स कितनी हो जाएगी, कैपिटल G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस क्या है इनके बीच में 2, तो 2 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया काम तो इसमें ये हो गया कि कैपिटल G से कैपिटल G, कैपिटल M और स्मॉल m1 से स्मॉल m1 कैंसिल आउट हो गया। m3 कितना 5 किलोग्राम, तो 5 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू m2 कितना 10 किलोग्राम अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 2 4, 2 5 10, ये हो गया। और अब क्या हुआ, 5 से बेटा 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 मीटर। जब r स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। इट इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू √2, और √2 की एक फिक्स वैल्यू होती है 1.414 मीटर। ठीक है, इतना कर लो, बाकी वर्क एनर्जी के न्यूमेरिकल्स देख लेना ऑनलाइन, मतलब वो तो पढ़े हुए ही हैं, लेक्चर्स तो पढ़े हुए ही हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, और बाकी